नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत महिला सम्मान सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आपको कार्यक्रम में सीधे लिए चलते हैं जहां पर कार्यक्रम हुआ। करूं जैसे कि हमारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है और उसमें मैं आप लोग का स्वागत करना चाहूँगी। और मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप एक साधारण महिला हैं और बहुत साधारण तरीके से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप महिला सशक्तिकरण को किस रूप में देखती हैं और आपको कैसा लगता है कि मतलब महिलाएं जो है घर से बाहर जाके कार्य कर रही हैं और घर पे भी कार्य कर रही हैं, तो दोनों चीजें जो वो बैलेंस कर रही हैं उसके बारे में आप भी अपने अच्छे तरह से अपना काम करती हैं और बाहर भी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। ये सरकार जब से हुई है तब से महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिला है, साधन मिली है। इसलिए महिलाएं अपने आप को सबके ऊपर कंधे से कंधे मिलाकर बराबर चलने को। बहुत सही बात कही मैडम आपने। और मैडम मेरा सवाल आपसे है, आप किस तरह से देखती हैं महिला सशक्तिकरण को और मिशन शक्ति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और आप महिला होकर कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आज अगर इस तरह से देखें तो आज बहुत परिवर्तन हुआ है और समाज बहुत आगे आ गया है। लड़कियां सुरक्षित अपने महसूस कर रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमें विचलित करती हैं और उसका कारण है कि हमारा समाज अभी भी अशिक्षित है। हमारा आधी आबादी हमारी शिक्षित है तो आधी आबादी हमारी बिल्कुल अशिक्षित है। तो आज हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैडम ने कहा था कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी हम उस जगह पर नहीं पहुँचे, उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं कि हम ये कह सकें कि हमारी महिला पूर्ण रूप से सशक्त हो गई है। हाँ, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं और सरकार द्वारा भी बहुत पॉजिटिव काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उनका कार्यान्वयन भी हो रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत करने की ज़रूरत है। लड़कियों को बहुत शिक्षा देने की ज़रूरत है। लड़कियों के साथ हमें अपने घर के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ जो समाज में इस समय जो अभाव मुझे लग रहा है वो है कि वैल्यू एजुकेशन का बहुत अभाव है। मॉरल एजुकेशन नहीं है बिल्कुल। स्कूलों से मॉरल एजुकेशन का एक वो, क्योंकि मैडम स्कूल चलाती है तो मुझे ये पॉइंट बहुत ज़रूरी लगता है कहना चाहिए कि हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे यहाँ एक पीरियड होता था हमारा मॉरल एजुकेशन का, उसमें नैतिक शिक्षा का। उसमें जो चीज़ें मुझे तब बताई गई थी नर्सरी क्लास में या फर्स्ट में, वो आज भी मेरे दिमाग में उसी तरह ताज़ा है। और मुझे लगता है जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। मुझे लगता है कि बच्चे का जो मन होता है, मानस पटल होता है शुरुआती दौर में, उसमें जो मॉरल एजुकेशन होती है वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में काम करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मॉरल एजुकेशन जो हमारे स्कूल से, हमारी शिक्षा से गायब हो गई है, वो बहुत ज़रूरी है उसको फिर से इंट्रोड्यूस करने की। दूसरे टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हमारा पूरा समाज ही टेक्निकल हो गया है। लिटरेचर और सामाजिक ज्ञान जो सोशल साइंस है वो बिल्कुल गायब है, उस पर काम नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर सीखो, आगे बढ़ो, कंप्यूटर सीखो, उस पर दौड़ है। तो वो जो कंप्यूटर का दौर है ना, ये हमें बहुत सारे विचार, बहुत सारे चिंतन, बहुत सारी सोच से बहुत पीछे भी ले जाता है। मतलब सोचना ही नहीं देता कुछ। फ़ोन भी उठा लीजिए ना तो वो हमारी सोचने की क्षमता को बिल्कुल धीमा कर देता है। तो मुझे ज़रूरत है कि इस स्तर पे भी कुछ काम की ज़रूरत है। आर्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारा आर्ट साइड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये बताया जा रहा है कि जब तक आप टेक्निकली साउंड नहीं होंगे आप कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे सोशल साइंस से पढ़े हुए बच्चे, साइकोलॉजी से पढ़े हुए बच्चे, लिटरेचर और आर्ट्स के बच्चे बिल्कुल खाली घूम रहे हैं। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन है। वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो लड़कों में भी है और लड़कियों में भी है। वो भी हमारे समाज को एक खराब दिशा में मोड़ता है। उस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक सुझाव है।
बाकी तो आप लोग ज़्यादा मैं आप कहना ये चाहती हैं कि अभी हमारी जो स्कूल की शिक्षा की जो हमारी जो पद्धति है उसमें हमें चेंजेस लाने होंगे और उसमें हमें नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन और को मॉरल एजुकेशन और हमारा मतलब लिटरेचर और समाज विज्ञान इन चीज़ों को पढ़ाने की भी फिर से ज़रूरत है। पॉलिटिकल साइंस है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोच जब तक हमारी बिल्कुल सोच हमारी हम भी अपनी जो सोच है उसकी दिशा को परिवर्तित करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें टेक्निकल एजुकेशन भी ज़रूरी है जी, लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा सा लिटरेचर और समाज भाषा इसकी भी ज़रूरत है। इतिहास, अपना इतिहास भी जानने की ज़रूरत है। हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति की जो किताबें हैं उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उनसे जब हमारे बच्चे को पढ़ेंगे तो उनसे उनको वो प्रेरणा मिलेगी। हाँ, तो वो समाज में अच्छी कार्य करने के लिए प्रेरित होगी। जानते ही नहीं, हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं जी। हमारा पूरा लिटरेचर हिंदी में है, संस्कृत में है, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उसके साथ साथ कुछ और भी काम की ज़रूरत है, जो जैसे मैडम स्कूल चला रही हैं, जो वो लोग काम कर रहे हैं वो इसके काम कर सकते हैं। मैम एक आखिरी सवाल आप लें, उसके बाद से हम अपना सेशन लंच के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी एक और गेस्ट मौजूद हो चुकी, तो बस हम इनके साथ तुरंत हम सीधे लंच की तरफ अग्रसर होंगे। आप एक आखिरी सवाल कर लें दोनों गेस्ट से। महिला सशक्तिकरण पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण पे मेरा मैसेज ये है कि लड़कियों को कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो अपने आप में सशक्त हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अभी एक मैडम ने कहा कि हम शारीरिक रूप से, अपर्णा मैडम ने कहा था शायद कि हम शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। मुझे नहीं लगता हम कमज़ोर हैं, हम सशक्त हैं। जब हमारा मन सशक्त होता है तो हम शारीरिक रूप से अपने आप सशक्त होते हैं। हम कहीं किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हमें कमज़ोर नहीं समझना है, हमें आगे बढ़कर काम करना है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें महिलाएं ना हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है समाज का जिसमें महिलाएं नहीं है। और फील्ड में बड़ा देखिए हमारे बीच में मैंने बहुत अच्छा बोला, मन से सशक्त होने की सशक्त स्त्री समृद्ध समाज का आधार है, वो तो बेस है हमारा। क्योंकि पुष्पा मैम, आप भी कोई मैसेज एक जरूर दें, क्योंकि आप एक सामान्य गृहिणी हैं, लेकिन आपके पति द्वारा कई लोगों के फैसले किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो जो फैसले लेते हैं वो फैसले अच्छे बुरे तो दूसरों के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच्चे होंगे, तो आप वो प्रेरणा स्रोत हैं, तो एक मैसेज आप जरूर दीजिए। हेलो, मैं आपको करेक्ट सामान्य गृहिणी का सबसे मुश्किल काम है। वो पूरे दिन वो काम करती है, मुश्किल काम है सामान्य और गृहिणी। सबसे ज्यादा सम्मान की बात और है, सबसे वो मतलब बहुत आप सम्मान गृहिणी बाबा बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा सम्मान की बात Thankless job है, क्योंकि अगर बच्चों को एजुकेट करती है, एक अच्छे घर को निर्माण सारी महिलाएं एक मैम देखिए आपको किस प्रकार से मनोबल मिल रहा है, और आप मंच तक जाने से पहले आप ये कहना चाह रही कि मैं तो समान हूँ, ये तो सारे लोग असाधारण है, लेकिन देखिए आखिरकार ये असाधारण लोग ही आपको जो है असामान्य समझ रहे हैं। तो एक मैसेज जरूर, अब आपका तो मनोबल बढ़ गया, कृपया एक मैसेज जरूर दें और हम लोग इस प्रोग्राम को फिर वाइंड अप करें सेशन को, इस वाले सेशन। इसमें हम क्या बोल सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो कचहरी का काम है वो वहीं कोर्ट में ही होता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जितने भी कोर्ट में काम हो रहा है महिलाओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को फैसला सुना जा रहा है। थैंक यू मैम, और रेणु जी आपका बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया आपने सेशन किया। बस साधना चैनल में आप सबको बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर है मिस रुचिता चौधरी जी, आप पुलिस अधीक्षक हैं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन से। तो मिशन शक्ति, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे मैडम ये है कि मिशन शक्ति इस अभियान की शुरुआत की गई थी 2020 में, अब हम चतुर्थ चरण में कदम रख चुके हैं, इसका शुभारंभ हो चुका है शारदीय नवरात्र के पहले दिन पर। तो क्या लगता है आपको इन 4 सालों में क्या बदलाव हुए हैं? जैसे आपके पास रेगुलरली महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड केसेस आते हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें? नमस्कार। आपने खुद ही कहा कि अभी 2020 से शुरू हुआ है, सदियां लगी हमको नीचे ले जाने में। महिलाएं अगर अपना प्राचीन इतिहास पढ़ें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ नहीं थी,
उस समाज में सभी समान थे। हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का, अपने व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार था। कालांतर में वर्षों, हजारों वर्षों में हमें वो नीचे ला पाए लोग। तो अब कुछ समय तो लगेगा होगा, ये जादू की छड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों का जो शारीरिक शोषण हुआ हो वो एक अलग हटा दे, मानसिक रूप से ये भर दिया गया कि आप अक्षम हैं। जैसे अभी चर्चा चल रही थी सामान्य गृहिणी, सामान्य, असामान्य और बहुत सारे शब्दों का इसमें डाला गया, प्रयोग किया गया। तो सामान्य चीज ही सबसे मुश्किल होती है। जो असामान्य है वो उसका दायरा बहुत छोटा होता है, वो एक चोटी होती है, ऊपर जाके वो पतली हो जाती है, वो असामान्य होता है, वो दिखता है, लोगों को समझ में आता है। जो चीज सामान्य है, बेस है, नींव कभी दिखाई नहीं देती है और नींव पे पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। तो जो गृहिणी है वो समाज की नींव है। हर वो महिला, वो चाहे वो नौकरी कर रही है, वो भी एक गृहिणी है। मैं सिंगल लेडी हूँ, पर मैं अपना घर तो मैनेज करती हूँ ना। मेरे घर में क्या बनेगा, मेरे घर में त्यौहार कैसे होगा, मेरे घर में क्या राशन आएगा, कब आएगा, क्या है, तो मुझे भी देखना ही है। तो हर गृहिणी अपनी जगह एक, हर महिला अपनी जगह एक गृहिणी है और सामान्य जीवन है उसके पास। असामान्य कार्य वो फील्ड से चैलेंज करके, चैलेंज लेके दिखाती है। अगर हमने चैलेंज लिया, हमने दिखाया, तो हमारा क्या सेक्रीफाइस हुआ, कहीं ना कहीं हुआ, वो लोगों को नोटिस हुआ। पर हमारे यहाँ तक पहुँचने में माँ नाम की एक गृहिणी का भी योगदान था ना। बिना गृहिणी के तो कोई स्थापित हो ही नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी देन आप मान सकते हैं कि समाज में जो शिक्षा आई, उस शिक्षा के कारण हम सब आगे बढ़ने लगे और हम सब ने ये सोचा, हम किसी एक को नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे यहाँ पहुँचने में जितना योगदान मेरे पिता का है उतना माता का पॉजिटिव योगदान नहीं है। उनका तो बचपन से ये था कि भाई पढ़ना है, दूसरे घर जाना है, तो एक सामान्य सोच होती है। भले मेरे पिता प्रशासनिक सेवा में थे, पर परिवार का वही माहौल था। जबकि मेरी नानी आज़ादी से पहले टीचर थी और मैंने शिक्षा उन्हीं के साथ पाई है। बाद में हायर एजुकेशन हॉस्टल में रही। तो एक परिवार में माहौल था कि महिलाएं व्यवसाय में जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं। ये माहौल मुझे अपने परिवार में मिला था। पर मेरी मम्मी जिस तरह कहा करती थी, अरे भाई ऐसे है, इससे जाना है, ये कराओ। भाई आया और मैं आई स्कूल से, मम्मी कहती थी भाई को पानी दो। मेरा ये रिजेक्शन होता था कि मेरे से छोटा है, मैं क्यों पानी दूँ। मम्मी को कहना आता था वो लड़का है, वो बात तक हमारा ध्यान रखेगा और तुम तो चली जाओगी। तो चली जाओ वाला जो कंसेप्ट था ना, वो अभी दिमाग से पूरी तरह निकला नहीं है। अगर वो निकल गया होता तो जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ, जो किसी के घर की लड़की आती है, एक लड़की है, मायके में कहते हैं तुम्हें पराये घर जाना है, तो मतलब लड़की को पता है कि मैं यहाँ किराएदार हूँ, टेनेंट हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, यहाँ मुझे एक दिन चले जाना है। जब शादी होती जाती है, पराये घर से आई हूँ, तो लड़की का घर कौन सा है, कोई घर ही नहीं है। जब हमारा अपना घर नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, खड़ा होने के बेस नहीं है, तो हम क्या होंगे। ये एक सोचने की बात है। हम लोगों को ये सेंटेंस बोलने बंद करने होंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत पिंच कर जाती हैं, बड़ी बात आदमी एडजस्ट कर लेता है। दो देश दुनिया में लड़ते हैं, समझौता करके एक हो जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान इतनी दिन अलग रहे, मैच खेलने आ जाते हैं। गुजरात में ही मैच खेल रहा है पाकिस्तान, खेला तो वहाँ समझौते हो सकते हैं, पर छोटी सी चीज के समझौते नहीं होते हैं। वो दिल में इतना घर कर जाते हैं, उसकी टीस इतनी बड़ी होती है कि उस नासूर को लड़की पूरी लाइफ नहीं निकाल पाती। इसलिए हम महिलाओं को, क्योंकि ये काम महिलाएं करती हैं, पुरुष बहुत कम बोलता है कि लड़की पराये घर जाएगी। पिता या भाई बोल भी दे, पिता कभी नहीं बोलता है, ये माँ ही बोलती है और महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई। तो हम अपने विकास के लिए, अपने अस्तित्व को प्रूव करने के लिए हम पहले अपने आप में सुधार करें कि हमारे परिवार में जो बच्चियां हैं, हम उनको कोई ऐसा मानसिक आघात ना दें जो उनके लिए नासूर बन जाए और जिंदगी भर वो आपको उतना प्यार ना दे पाए जितना आपको मिलना चाहिए अपने बच्ची से। तभी आप अलगाव महसूस करते हैं। तो आपको लगता है लड़का आपका साथ है, क्योंकि लड़की की हर चीज में आप साथ हैं। लड़के को आप कोई पिंच करने वाली बात नहीं कहती है कभी।
हमेशा पॉजिटिव दिखाती हैं कि लड़का आपका ध्यान रखेगा, आपका वंश चलाएगा, जितनी चीजें हो सकती है महिमा मंडन की सब करते हैं। होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, कृपया इसको क्लियर करें। तो बहुत ही आसान है। कोई भी गाड़ी 4 पहियों से चलती है, कम से कम 2 पहियों से चलती है। अगर उसका 50% पीछे होगा तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी? 2 पहिया पीछे ले जाएगा, 2 पहिया आगे ले जाएगा, तो कोई गाड़ी नहीं चल सकती। आज के समय में लोगों ने जान लिया कि अगर समाज को आगे बढ़ना है, हमने पश्चिम के देशों को देखा कि वो क्यों विकसित हो गए, क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा का विस्तार हुआ और सभी को समान माना गया। महिलाएं भी वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर रहे हैं। और जब इस छोटी सी बात को हमारे देश के लोगों ने अनुभव कर लिया, अनुमान लगा लिया, तो बस गाड़ी लाइन पर आ गई और गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया। देखिए हमारे विभाग में ही लगभग आप हमारे नॉन गेस्टेड को देखने में लाके 15% महिलाएं हैं इसमें, और उम्मीद है और बढ़ेगी जिस तेजी से इलेक्शन हो रहा है। निसंदेह हम 20% तो 2 सालों में ही पूरा कर लेंगे। तो जब डाइल्यूशन हो रहा है, जब आगे बढ़ रहे हैं, और उसको भी सरकार ने भी देख लिया कि जब महिलाएं आगे आने लगी तो बहुत सारी चीजें सुधर गई, बहुत सारी चीजों का स्वरूप बदल गया। जब मैं 91 में मैंने बीपीएस दिया था, मेरे पिताजी एसडीएम अयोध्या रहे थे और श्री कबीर सिंह साहब वहाँ एसएसपी रहे थे। मेरी जिद थी कि पुलिस में जाना है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि उसमें बहुत कम महिलाएं हैं और कैसे जाओगी। हम जब आए थे तो सिर्फ 25 ही महिला अधिकारी थी, आईपीएस पीपीएस मिला के। तो उनका अच्छा मैं किसी सीनियर से राय लेता हूँ, तो वो लेकर गए मुझे और वहाँ कर्नल सिंह साहब के पास गए। बोले देखिए ये जिद कर रही है पुलिस में भेजने की, और मैं तो रोज ही कुछ सुनते रहते हैं वहाँ भेजना। तो सर ने ये कहा कि सर हम लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग अगर अपनी बच्चियों को ये सीख देंगे तो कभी पुलिस का चेहरा नहीं बदलेगा। अगर इस चेहरे को बदलना है तो हमारे और आपके जैसे परिवारों की बच्चियों को इसमें आना होगा, डाइल्यूट करना होगा इस विभाग को। क्योंकि जब एक अधिकारी के रूप में आएगी तो कर्मचारी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और कुछ दिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहली अंडर ट्रेनिंग पोस्टिंग मेरी मथुरा हुई थी, तो वहाँ चूंकि तुम बोलने का लहजा है और मैं चंदौली पूर्वांचल की, तो वो बड़ा अखरता था कि सिपाही भी मुझे तुम करके बोल रहा है, और मेरे साथ कोई चलने को तैयार नहीं होता था। अगर कह दिया 1 गिलास पानी है दीवान जी पिला दीजिए, पानी हम किसी को नहीं पिलाते हैं। और वही देखती थी जेंट्स ऑफिसर को दे रहे हैं, पर उनकी बातों से लगता था कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि महिला है इसको मैं पानी दूँ, नहीं कर सकता। धीरे 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 आते आते 2000 के बाद लगा कि कुछ चेंज। जब नए बैचेज आए तो नए बैच के जो सिपाही थे उनका एटीट्यूड पुराने वालों से डिफरेंट था। पुराने वाले आंख से आंख मिला के बात भी नहीं करते थे। अगर किसी दरोगा सिपाही से आप कुछ कहिए कि ये करना, नीचे करके इधर उधर करके सुनता था, वो सामने हमसे आई कांटेक्ट करने की वो हिम्मत भी नहीं करता था। वो भी एक चीज थी, बट वो जो हिच था इसलिए इंटरेक्शन मुश्किल था। ये जो आपने बात शेखर जी, एक सवाल हम यहाँ से लेना चाहेंगे, खासतौर से मनीष मिश्रा जी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि 3 अखबारों के संपादक हैं और खासतौर से क्राइम से इन्होंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग से शुरुआत की थी, और दैनिक जागरण में आज तक के इतिहास में भी अगर आप लखनऊ में जितने भी अखबार हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि हम किसी के सामने ये बात कर रहे हैं, कि जो सबसे ज्यादा फ्रंट पेज पे बाईलाइंस आती थी और लोगों ने क्राइम रिपोर्टिंग के प्रति जो अपना आकर्षण अगर महसूस किया, तो वो मनीष मिश्रा जी के कार्यकाल में रहा, जब वो यहाँ जागरण में, जब वो यहाँ पे एज अ क्राइम रिपोर्टर थे, फिर वो बाद में संपादक हुए। क्योंकि मैम जो है वो पुलिस महकमे से, और हम लोग इस प्रोग्राम को अब तुरंत खत्म करेंगे। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, फिर आप सेशन को बाइंड अप प्लीज जरूर करिएगा। और आखिरी प्रश्न मैं चाहूंगा कि श्री मनीष मिश्रा जी मैडम से सवाल पूछे, क्योंकि वो सीधे क्राइम से रिलेटेड है और आज का जो हमारा उद्देश्य भी वही है। नमस्कार मैम, मैं जानना चाह रहा था कि मिशन शक्ति के अभियान के तहत जो महिलाओं को सशक्तिकरण सरकार कर रही है, सरकार कानून तो बनाती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो जिम्मेदारी पुलिस महकमे की होती है। चाहे 1090 की बात करें, 112 की बात करें, तो जो गरीब तबके के लोग हैं या गांव देहात की महिलाएं हैं जो अवेयर नहीं है कि 1090 पे कॉल करेंगे तो हमको कितनी त्वरित कार्रवाई उस पर होगी, आपको नतीजे देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आप उन तक महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, शायद उन तक ये बात पहुंचे, वो भी अवेयर हो कानून के प्रति, या 1090 कितना बेहतर काम कर रहा है, तो उन महिलाओं तक मैसेज पहुंचे, उन महिलाओं को भी अवेयरनेस हो, वो भी सशक्त हो, इसके लिए आपका क्या विचार? धन्यवाद।
समाज के जो 4 पहिए हैं जिनकी बात अभी मैंने की कि आगे पीछे ले जाने की बात है 2 पहिए, तो जो राष्ट्र है उसके जो पहिए हैं उसका महत्वपूर्ण स्तंभ आप हैं, आप चौथा स्तंभ हैं। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। हमारी पहुंच हो सकता है कम हो, आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। तो जो जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं उस जिम्मेदारी में अगर आप सहयोग करें मीडिया पक्ष, तो उस हर नारी तक ये बात पहुंचेगी कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई विभाग है, क्या क्या चीज़ें हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं, हमारी रीच धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी हम लगभग 6 से 8 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बना पाए हैं। तो कुछ चीज़ों में डायरेक्ट बन गई है, जो शिक्षित समारोह में पहुंच बनने में आसान है। हमने मोबाइल पे मैसेज भेज दिए, प्रिंट आउट्स निकाल दिए, रनिंग मैसेज चला दिए, तो ये पहुंच हो गई। जो अभी अशिक्षित हमारा मतलब है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां वो ना तो रेडियो सुनती है न टीवी देखती हैं, तो उन तक पहुंच बनाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की मदद चाहिए। जो आपका रिपोर्टर, ग्रामीण रिपोर्टर है, वो इन चीज़ों को फैला सकता है कि भाई आपके लिए योजना भी है जिसमें आप हर तरह की मदद ले सकती हैं। आज गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं जिनको हमारे पंचायतों में जाके महिला कांस्टेबल विभिन्न सारी महिलाओं को मिलाकर, जिसमें चिकित्सा की भी है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, वो सबको लेकर जा रही है और अवेयर कर रही है कि आपके क्या अधिकार हैं, ग्रुप बना रही है। तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सहयोग करें। और ये पंचायतों वाली व्यवस्था है जो कि माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार जून से शुरू हुई है और ये लगातार चल रही है। थोड़ा समय लगेगा, हमारा देश बहुत बड़ा है, प्रदेश भी बहुत बड़ा है, दुनिया के कई देशों से बड़ा है ये, तो हमें पहुंचने में कुछ समय लगेगा। और समाज और आपका चौथा स्तंभ जिस दिन साथ दे देगा पूरे मनोयोग से, ये बहुत जल्दी ही प्रचारित प्रसारित होगा और इसमें लोग अपने सुरक्षा के लिए मदद लेने के लिए तत्पर होंगे और जब वो आगे आएंगे तो मदद करना ज्यादा आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोजेला जी अपना वक्त हमें देने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर जो भी हमारे अतिथि आए उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे साथ मौजूद है अवनी शंकर जोशी, जो कि एक सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है और ये खास आई हैं मुंबई से लखनऊ। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। अवनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें ये बताइए कि वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे आर्टिस्ट देखते हैं। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की, बिकॉज हम लोग की इंडस्ट्री में मेल डोमिनेंस बहुत है, सब जगह ही है। तो जब मैं सिंगिंग कर रही होती हूँ मोस्टली लड़कों की बात ज़्यादा सुनी जाती है। हमारे बैंडमेट्स मोस्टली लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती म्यूजिशियंस हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को और इन्फ्लुएंस करना चाहिए, सिंगर्स और म्यूजिशियंस स्पेशली, बिकॉज म्यूजिशियंस बहुत कम है लड़कियाँ। सो एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। राइट। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपको कैसे लगता है कि गर्ल्स को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या क्या क्या चीज़ें उनके लिए यू फील कि दे फील सेफ? ओके, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आई थिंक एक्टिंग इन म्यूज़िक इंडस्ट्री इज स्टिल बेटर, बट आई थिंक एक्टिंग इंडस्ट्री में दे नीड मोर, उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत है क्योंकि रिस्पेक्ट कम है वहाँ पे लड़कियों की। तो मतलब बहुत बदतमीज़ी से बात कुछ भी बोल देते हैं, तो आपको नीचा दिखाते हैं, तो उनको ही लड़कियाँ बोल रही हैं बाहर में जाओ। सो गाना उसके ऊपर है। एंड मैं ऑल्सो एक बसकर मुंबई करके एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, इट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वहाँ मुंबई का। वो एंड और भी कुछ मेरे रोमांटिक सॉन्ग्स वो सब आ रहे हैं। तो मतलब आने वाले समय में हम आपके बहुत सारे गाने सुन सकते हैं। आप अभी भी सुन सकते हो, प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च करो अवनी जोशी, AVANIE। अच्छा। एंड बस कोई आपको नहीं रोक सकता। यू आर द बेस्ट। Thank you so much for coming and giving us your interview. Thank you. Thank you.